प्रसन्न रहना और सकारात्मक सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, किसी का अच्छा हो तो खुश होना, उसमें अपने आप को अपने मन में जलन पैदा नहीं करना। देखो ये तो कितना बढ़ गया, हम पीछे रह गए, नहीं भगवान इनको भी आगे बढ़ाए और इनकी जैसा हमको भी आगे बढ़ाए, ये सोच रहती थी। नमस्कार, इंडिया आइडिया सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कौन कहता है कि संघर्ष का कोई पहनावा नहीं होता? कौन कहता है कि संघर्ष का कोई भी व्यक्ति का निखार नहीं आता? हम आपको एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति से मिलवाते हैं जिनके जीवन की दौड़ को हम अगर नज़दीक से पहचानेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति उस जगह से उसने शुरुआत की है जहाँ से हम कह सकते हैं उसके पास कुछ नहीं था, जीरो से शुरुआत करके आज सूरत शहर के अंदर एक नामी इंडस्ट्रियल के रूप में गिना जाता है। और अलग अलग शहरों से निकलते हुए जब वो सूरत के अंदर आए तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं भी उनके इस संघर्ष के दौर में उन्होंने अपने आप को कैसे संघर्ष में, जीवन में, मेहनत में कैसे अपने आप को निखारा और कैसे वो आगे बढ़े, जिससे हमें युवाओं को लगे कि भी हमें भी एक राम गोपाल मुंद्रा की तरह आगे बढ़ना और हमें आगे कैसे बढ़ना है। इसके जो आइडियाज़ होते हैं वो हम आपको बताते हैं। राम गोपाल जी, मुंद्रा टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर आप हमें ये बताइए कि भी आप मूलतः तो राजस्थान से है लेकिन आप परिवार से काफ़ी पहले चले गए, तो कहाँ गए थे, आपकी पैदाइश कहाँ की और फिर आप सूरत कब आए थे? सभी दर्शकों को जय श्रीमन नारायण। राम गोपाल मुंद्रा, मधुसूदन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सूरत। मेरा मूलतः जन्म, हम लोग वैसे तो राजस्थान से पर्वतसर से बिलोंग करते हैं, पर हमारे पूर्वज दादाजी परदादाजी करीब 110 से 15 साल पहले हम लोग मध्य प्रदेश पिपरिया ज़िला होशंगाबाद में हम लोग, हमारे पिताजी हमारे दादाजी आ गए थे। इसके बाद मैं 1974 में मैंने अपना पिपरिया छोड़ा। बीकॉम में फाइनल करने के बाद मैं पिपरिया बरहानपुर आ गया, मध्य प्रदेश बरहानपुर। वहाँ टेक्सटाइल पावरलूम का काम शुरुआत किया। वैसे हमारा फैमिली बिजनेस शुरू से, हमारी पिपरिया में कपड़े की दुकान थी और हम लोग सब साथ भाई, हमारे 4 भाई, बड़े भाई साहब का नाम कृष्ण गोपाल जी, दूसरे भाई साहब का नाम सीताराम जी, मेरा खुद का नाम राम गोपाल और मेरे से छोटे जो गिरधर गोपाल, हम 4 भाइयों का परिवार। तो सबसे पहले मुझे हमारे बड़े भाई साहब ने आदेश दिया कि भाई अपने को कुछ नया काम करना है, इसलिए तो नज़दीक का था हमारे पिपरिया से बरहानपुर, मैं समझता हूँ अप्रॉक्सीमेट 300-350 किलोमीटर पड़ता था। तो टेक्सटाइल का काम था, तो हम वहाँ सबसे पहले 1974 दशहरे को सबसे पहले मैं हमारा पिपरिया जो छोटा सा कस्बा है वो गांव छोड़कर मैं छोटा सा व्यापार, बहुत कम पूंजी से, बहुत ही कम हमारी साधन थे, आर्थिक संपन्नता के हिसाब से बहुत कम साधन के हिसाब से हम लोग बरहानपुर आए और बरहानपुर में टेक्सटाइल का काम हमने चालू किया और वहाँ 10-11 साल बराबर बरहानपुर में चलता रहा। फिर ये देखा कि हम लोग पहले वहाँ धोती मार्किन बनाते थे, तो आने वाले समय में ये लग रहा था कि भी धोती का युग कम होता जा रहा है, तो और यहाँ का बड़ा ग्रोथ इतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए आगे आने वाले समय में। तो हमने फिर हमको हमारे बड़े भाई साहब कृष्ण गोपाल जी ने सजेस्ट किया कि भाई और अपने को बाहर कोई बड़ी दिशा और बड़ी मंडी में जाना चाहिए। तो सूरत, बम्बई और अहमदाबाद 3 जगहों का हम लोगों ने आइडिया लिया, क्योंकि अहमदाबाद से हमारा काम ज़्यादा पड़ता था, बरहानपुर से हमारा कपड़ा गिरे अहमदाबाद ज़्यादा जाता था, और बम्बई अपने आप में एक औद्योगिक नगरी है वो थी। और सूरत जब हम आए तो सूरत में हमने सर्वे किया, तो सूरत में सर्वे करने के बाद ये पता लगा कि यहाँ व्यापार जो भी आता है बड़ा अच्छा चलता है। और मैं तो एक सीधा फार्मूला मैंने जो एडॉप्ट किया कि यहाँ पहले 2 रुपये 50 पैसे
₹2.30 से लेकर ₹2.50 इंटरेस्ट का ब्याज चलता था, और उससे लोग ब्याज पर लेकर लोग अपनी कमाई करते थे। तो मैंने अपना कैलकुलेट किया कि मैंने फिर यहाँ कुछ नहीं देख ला, जहाँ ₹2.50 सैकड़े का ब्याज पे लोग कमा सकते हैं तो इस मंडी में अपने को व्यापार करना चाहिए। और हमने अपनी पूरी सर्वे रिपोर्ट हमारे बड़े भाई साहब को दी और हमने तुरंत डिसीजन लिया और हम फिर यहाँ पर हमने अपना काम चालू किया। छोटी सी कपड़े की दुकान हमने राधे मार्केट से अपना व्यापार चालू, दुकान किराए से ली और अपना व्यापार चालू किया ट्रेडिंग का। जैसा कि आपने बताया कि हम लोग मध्य प्रदेश से, राजस्थान से निकलने के बाद मध्य प्रदेश गए, फिर सूरत में जब आपने व्यापार की शुरुआत की, छोटी सी दुकान से शुरुआत की, तो हम मान सकते हैं कि जब छोटी शुरुआत से जब आपने यहाँ पे आके रहना शुरू किया तो कैसे आप यहाँ पे, जो शुरुआती एनवायरनमेंट आपके लिए नया था, क्यों यहाँ पे गुजराती भाषा थी, गुजराती खाना था, तो उस बीच में आपने कैसे अपने आप को संघर्ष में जीवन से बाहर निकालने की कोशिश की? कैसे आप काम करते थे? कितने घंटे आपका वर्कआउट होता था? देखिए, संघर्ष को हम कभी लोड नहीं लिया, हमने कभी संघर्ष, शुरुआत में संघर्ष होता ही है। नई जगह आए थे सूरत में, हमारा अगर पूछी जाए तो कोई भी परिचय हमारा नहीं था। एक इनडायरेक्ट परिचय थोड़ा सा था, जो मालपानी परिवार है, वो हमारे बम्बई के आड़तिया थे, गजानन जी मालपानी, उनके हम गद्दी पर जाकर रुके और वहाँ से हमने उनसे कहा कि भाई हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। तो उन्होंने हम उनके सपोर्ट से, सहयोग से फिर एक किराए की दुकान ली, वो किराए के राधे मार्केट में, वो किराए की दुकान चालू करके बहुत छोटी सी पूंजी से हमने अपना वहाँ व्यापार चालू किया। जैसे आपने बताया परिचय कोई नहीं था, थोड़ी बहुत इनडायरेक्ट परिचय था आपका, तो यहाँ पे आने के बाद में कहते हैं कोई सीधा ही ऐसे बड़ी इंडस्ट्री में नहीं बन जाता, तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं बहुत पापड़ बेलना पड़े। तो वो जो संघर्ष का समय था आपका जीवन का, उसको आप कैसे याद करते हैं? हमारे दर्शकों जानना चाहेंगे भी एक इंडस्ट्री मैन, छोटी सी दुकान वाला कैसे इंडस्ट्री मैन बना, तो वो कैसे आपने ये शुरुआत की, कैसे इंडस्ट्री में घुसे ये दुकान से? ऐसा था कि देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि सूरत में मेरा कोई परिचय नहीं था, बल्कि अगर यहाँ तक बोलूँ तो मुझे कोई एक चाय पिलाने वाला भी नहीं था कि आइए राम गोपाल जी हमारे यहाँ चाय पीजिए, इतना परिचय भी नहीं था, एक आध जगह छोड़कर। तो जब शुरुआत में काम कर रही थी तो भाई यहाँ हमने सबसे पहले ये सोचा कि यहाँ सफल व्यापारी या उद्योगपति, पहले तो व्यापार का ही था, उद्योग का तो कभी मन में इच्छा ज़रूर थी कि भाई आने वाले समय में अगर राम जी चाहेंगे, प्रभु चाहेगा तो अपन आगे भी करेंगे। पर मन में जो सफल व्यापारी थे उनसे हमने कोई ना कोई माध्यम से संपर्क किया और उनसे संपर्क कर उनके पास रोज़ जाते थे, रोज़ मिलते थे, उनके पास बैठते थे, वो हमको बिठालते थे और सबसे मिलना जुलने का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा रखा। मैं समझता हूँ कि मैं 3 से 4 घंटे अच्छी लिस्ट बना ली थी, भाई कौन कौन से मिलना है, तो आज इनसे मिलना है, आज इनसे मिलना है, आज इनसे मिलना है। तो सफलतम व्यापारियों से मिले और उनसे पूरा गाइडलाइन ली कि भाई कैसा व्यापार होता है यहाँ, कैसा काम करना चाहिए। तो उस ढंग से हमको वो उन्होंने एक बहुत अच्छा, बहुत सफल, अच्छा सहयोग मिला हमको यहाँ के लोगों से। सहयोग जो मिला, आपने छोटी सी दुकान की शुरुआत, तो बहुत कम पूंजी जिसको हम कह सकते हैं, दुकानदारी का मतलब बहुत कम पूंजी, तो कितनी पूंजी लेकर आप सूरत के अंदर आए थे? और फिर आपने जब एक इंडस्ट्री के अंदर जब कदम रखा, तो इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते ही एक दुकानदारी और इंडस्ट्री के ऊपर भी मैनेजमेंट में बहुत बड़ा फर्क आता है, तो उसको भी आपने कैसे आगे बढ़ाया? देखिए, जहाँ चाय वहाँ राय है, तो एक मन में ये रख, कल्पना, आदमी की सोच हमेशा ऊंची रहना चाहिए। तो सोच तो ऐसी थी कि भाई जो हम देखते थे कि भाई ये भी छोटे से जो भी यहाँ पर जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई है वो भी छोटे से ऊपर आए, तो हम उनसे वो आइडिया लेते थे, भाई आपने छोटे से काम करने के बाद आज भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, तो इसका क्या तरीका है। तो वो थोड़े अपने बातचीत के दौरान जितनी वो बता सकते थे बताते थे, कुछ अपनी समझ से, कुछ लोगों की आइडिया से
हमने यहाँ पर ट्रेडिंग का काम चालू किया। और ट्रेडिंग का काम जब चालू किया तो हमने मतलब ये विशेष ध्यान रखना, हमारी क्वालिटी में गुणवत्ता कैसे रहा है, हमारी क्वालिटी कैसी अच्छी है बने, अच्छे से अच्छी क्वालिटी बना के और रीजनेबल रेट पर हम व्यापारियों से मिलते थे, आड़तियों से मिलते थे। और इस प्रकार हमारे यहाँ क्रम चलता रहा और व्यापारी आते रहे। और जब व्यापार थोड़ा बढ़ने लगा तो निश्चित रूप से कमाई बढ़ती गई। और बढ़ती गई तो फिर 2 या 3 साल में हमको ये लगा कि नहीं, हमारे पास जो हमने जितनी पूंजी लगाई थी बहुत कम पूंजी थी, वो कहने मुझे संकोच होगा, बहुत कम पूंजी थी आप मान के चलिए। उससे बढ़ते बढ़ते हमको यहाँ फिर थोड़ा बहुत फाइनेंस से भी पैसा हमने उठाया था, तो उसमें कैलकुलेट करके हम अपने 5%, 2%, 3% में अपना हम प्रॉफिट लेके वो माल हम बेचते रहते थे। तो उससे हमारा जो रोटेशन है, जो सेल है, इतना बढ़ता गया। और प्रभु कृपा से हमने जब यहाँ पर पहले साड़ी का काम चालू किया था, साड़ी में 2 साल काम करने के बाद किसी कारण से हमको साड़ी में नुकसान भी लगा, परंतु हमने वो काम फिर स्थगित करके बंद करके फिर हमने शुरुआत हमसे सलाह मांगी, सेटिंग का काम चालू किया। उस सेटिंग में हमने सिर्फ मात्र 600 मीटर से सेटिंग हमने शुरुआत बनाना चालू की। और लोगों से संबंध इतने अच्छे बन गए थे कि लोगों में एक विश्वास हो गया था, क्योंकि हमारे परिवार का, हमारे भाई साहब का हमारा सिस्टम तक भाई पेमेंट जितना भी काम करें अपने को समय से पेमेंट देने का है। तो वो हमारी रेपुटेशन बोलिए, गुडविल बोलिए, हम पेमेंट सबको टाइम से करते थे। तो हमने 6 ताके से चालू करके लास्ट में हमको लोग ये बोलते थे सेटिंग किंग, मतलब लाइन से कपड़ा कैसे बेचा जाता है, ये हमने अपने व्यक्तिगत तौर से अपनी दुकानदारी में देखा। और 5-7 साल बढ़िया काम चला। 1992 में हमारे साथ में हमने पार्टनरशिप में हमारे जो गजानन जी मालपानी सेंचुरी ग्रुप, वो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। वो हमारे आड़तिया भी थे, बहुत पारिवारिक संबंध उनसे हो गए थे। उनके साथ हमने पार्टनरशिप में फिर एक डाइंग हाउस, एक जगह ली। हमारे कुछ दूसरे मित्र थे, उनके माध्यम से कुछ ब्यूरोक्रेट से पहचान हुई, पुलिस में पहचान हुई, कुछ और भी डिपार्टमेंट से सब जगह पहचान हुई। तो उनका सबका सपोर्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको मिलता गया। तो हमने वहाँ एक जगह ली और वो जगह भी एक जो लैंडलॉर्ड था उसको इतना विश्वास हो गया था, हमने आराम से वो जगह तो ले ली, परंतु 1.5 से 2 साल बाद पेमेंट धीरे धीरे देने की बात आई। तो हमको भी संतोष हो गया कि भाई हम धीरे धीरे जो हम दुकान से निकाल सकते हैं वो निकाला हमने। फिर साथ में 1 साल हमने 1 साल तक हमने ज़मीन, 1.5 साल तक ज़मीन का पेमेंट किया। इसके बाद फिर फ्री हो गए। फिर इंडस्ट्री का सोचा क्या लगाएं, वीविंग इंडस्ट्री लगाएं या टेक्सटाइल डाइंग प्रिंटिंग लगाएं। तो फिर हमको सलाह मिली हमारे मालपानी जी, गजानन जी ने कि भाई अपन चलो साथ हो जाते हैं। तो वो और हम लोग साथ हो गए, उनका सपोर्ट सहयोग से फिर हमने सबसे पहले मधुसूदन डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल की शुरुआत की। जो आपने 1992 के जो जिक्र किया था, वहाँ तक पहुँचने के अंदर एक समय का एक पड़ाव होता है। 85-84 के अंदर जब आप आए सूरत के अंदर, और इन चंद समय के अंदर ही आपने एक इंडस्ट्री मैन के रूप में अपनी आप पहचान बनाई। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं भी आपने जो कहा भी हमने एक सेटिंग किंग के रूप में भी अपनी एक पहचान बनाई सूरत के अंदर, फिर आपने जो इंडस्ट्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। तो कोई व्यक्ति इतना जल्दी कैसे इंडस्ट्री के अंदर दाखिल हो सकता है? क्योंकि देखिए विश्वास होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक सेल भी बड़ी मायने रखती है। कितने लोगों तक अपनी पहचान जाती है, सेल जाती है, फिर सूरत के बाहर कितनी जगह अपनी मंडियाँ विकसित होती है। तो उन सब चीज़ों में कैसे आपने कार्य किया? देखिए, व्यापार का एक नियम है, गुजराती में कहावत है, जो चले सो फरे। हमने ट्रेडिंग के समय बहुत व्यापार में ऑल ओवर इंडिया में समझो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में हम सब जगह हम अपना कपड़ा बेचने जाते थे। तो लोगों से संपर्क इतना अच्छा हो गया था। पहले भी हमारा बुरहानपुर से थोड़ा टच था व्यापारियों से, वो सपोर्ट भी हमको मिलता गया। और इसके बाद जब देखा कि हमारे साथ में मेरा खुद का इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं रहा, मेरे परिवार का, मेरे बड़े लोगों का
का बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसके बाद फिर समय इंडस्ट्री जब डालने लगे तो हमारे यंगस्टर, मेरे भाई साहब के बेटे, मेरे भतीजे, और वो भी सब पढ़कर तैयार हो गए थे इंजीनियरिंग। किसी ने इंजीनियरिंग किया, किसी ने टेक्सटाइल इंजीनियर किया, किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर किया। हमने सबको व्यापार में, उनको पहले सबसे व्यापार में लगाए, फिर धीरे धीरे हम उनको मालपानी जी के साथ हम पार्टनरशिप में रहे और हमने जगह ली और बिल्डिंग बनाई इंडस्ट्री। और इसके बाद फिर हमने छोटे छोटे रूप में प्रोसेस हाउस में जो सबसे पहले जेट डाइंग लगते तो 5 या 6 जेट डाइंग खरीदे, फिर एक स्टैंडर लिया और इसके बाद से धीरे धीरे चालू करते करते हमने इस चीज़ को आगे बढ़ते गए। लेकिन एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे भाई, सफलता जब मिलती है व्यक्ति को तो उसके कई किरदार होते हैं भी। हमने परिवार का भी सपोर्ट होता है, हमारे यार दोस्तों का भी सपोर्ट होता है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होता है खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का विश्वास, खुद के आइडिया दिमाग के अंदर भी। हम अगर सर्टिंग किंग बन सकते हैं तो हम इंडस्ट्री किंग भी बन सकते हैं। तो वो आइडिया जो आपके दिमाग में उस समय थे भाई हमें किस फिर क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए, तो ये युवा दर्शक ये जाना चाहिए भाई। उस समय इतना नेटवर्क भी नहीं था जैसे आज टेक्नोलॉजी, मोबाइल पर हम कहीं भी संपर्क करके अपने माल को बेच सकते हैं। तो उस समय जैसे आप कहते थे अलग अलग शहरों में जाके घूमते थे, तो उस समय जो आपके ये सारी चीज़ें कैसे दिमाग के अंदर आती थी, वो कैसे इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ाने के लिए आप सोचते थे? बस वही आपको बताया ना कि मन में शुरू से ही हमारे परिवार की भी और हम लोगों की एक मन में ये रहती थी, काम कैसे बड़े से बड़ा काम करना, बड़े सोच रखना, फिर चाहे उसमें हमेशा पॉजिटिव सोचना, उसमें डरने का नहीं, नो रिस्क नो गेन। जब तक आप थोड़े आगे बढ़ेंगे गलतियाँ भी होंगी और गलती जब होंगी तो उससे सीखा जाएगा। तो हमने बड़े से बड़ा काम करने के लिए पहले लोगों से सलाह ली, मशवरा लिया और सहयोग लिया, और सहयोग के बाद में धीरे धीरे सबसे मिलना जुलना, क्योंकि पहले तो जो जैसा आपने बताया पहले तो कम्युनिकेशन इतना नहीं था, तो व्यक्तिगत तौर से जाके मिलते थे, हर जगह जाते थे, 3-3 4-4 घंटे सब लोगों से मिलते थे। भाई हमने काम चालू किया है, आप हमारे यहाँ जॉब पर काम करते थे, डाइंग हाउस में जॉब पर का सबसे मिलना जुलना रहा। और इन 8-10 साल में लोगों से भगवान की कृपा से इतना लोगों से संपर्क इतना अच्छा बन गया था कि हम में अपने आप में एक कॉन्फिडेंस था कि हम जो काम करेंगे, ये हमारे साथ हमारे परिवार के जो भी लोग काम करेंगे, हम पूरे श्रद्धा से, विश्वास से, ईमानदारी से हम अपने काम को करेंगे। इसी मन में ये विश्वास रखें कि भाई हम जो भी काम करें, हम 2 पैसे कम कमाएंगे चलेगा, पर हमारा कस्टमर इज़ गॉड, व्यापारी हमारे हमसे कमाएगा तो हमसे खुश रहेगा। हमारे जो भी ट्रेडिंग में जब हमने किया वो उस समय यही सोच थी, इंडस्ट्री लगाने के बाद डाइंग हाउस में जो भी हमारे यहाँ कपड़ा रंगने के लिए डालता था, तो हमारी ये सोच रहती थी कि हमारा कपड़ा, भगवान से ये प्रार्थना करते थे इनको भी, हमारा जो कपड़ा डाइंग होके जाता है और आपकी दुकान में बिकता है तो इनको भी 2 पैसे इनको मिले। तो उससे वो लोग सब ये बोलते थे, साहब आपके यहाँ हम डाइंग कराते हैं परंतु आपका हाथ बहुत हल्का है। तो ये सब प्रभु कृपा है। एक अपना लोगों के ये विश्वास रखते थे कि भाई लोग हमसे, हमारा व्यापारी हमसे 2 पैसे कमाएगा तो ही हमारे पास आएगा। लेकिन इस दौरान कहीं आपको ऐसा भी समय आया जब ये लगा नहीं यार हमने गलती कर दी सूरत आके, या कहीं निराशा वगैरह कुछ हाथ लगी? नहीं, ये तो बिल्कुल कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा। दिन प्रतिदिन ये तो मतलब आप समझो, बरहानपुर में हमारा जब काम था तो हमने काम वहाँ बाइंड अप नहीं किया था। जब देखा काम बढ़ने लगा है तो हमारे बड़े भाई साहब सीताराम जी मुंदड़ा, उनको भी फिर हमको यहाँ बुलाना पड़ा। इसके बाद 92 के आसपास हमारे बड़े भाई साहब भी पूरा जो पेपरिया में रहते हैं उनको भी यहाँ बुलाना पड़ा कि भाई अब हमको पूरा आप लोगों का सबका टीम चाहिए, सहयोग चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। तो हमने फिर सबको यहाँ बुला लिया था और मोस्टली 90 के आसपास हमारा पूरा परिवार, चारों भाइयों का परिवार सब आ गए थे और काम को धीरे धीरे कैसे बढ़ाना चाहिए सबका सहयोग डिस्कस करके, चर्चा करके हम अपने आप को आगे बढ़ते गए। मतलब इसका क्या रहा? प्रसन्न रहना और सकारात्मक सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, किसी के
किसी का अच्छा हो तो खुश होना, उसमें अपने आप को अपने मन में जलन पैदा नहीं करना, देखो ये तो कितना बढ़ गया, हम पीछे रह गए, नहीं भगवान इनको भी आगे बढ़ाए और इनकी जैसा हमको भी आगे बढ़ाए, ये सोच रहती थी। लेकिन भारत के अलावा भी कहते हैं आपको देश विदेशों में भी सम्मान मिला है, देश विदेशों में संस्थाएं जो सामाजिक संस्थाएं वो आपको आमंत्रित करती रहती और आपको बुलाती थी, उसके पीछे क्या लॉजिक रहता है? ऐसा है कि पहले मैं सामाजिक सेवा संस्थाओं में जुड़ा रहा, तमाम माहेश्वरी पत्रिकाएं और भी समाज की पत्रिकाएं, बेस्ट समाज की पत्रिकाओं से जुड़ा रहता था, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती थी, तो लोग पढ़ते थे, उससे लोगों को अंदाज़ था कि भाई भी ये भी एक कार्यकर्ता हैं। तो मुझे और भी मैं नेपाल भी गया। नेपाल में काठमांडू में जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ज्योतिराजी लड्ढा, राम कुमार जी भूतड़ा और हम लोगों को एक हमारा सम्मान करने के लिए उन्होंने काठमांडू बुलाया, वहाँ भी गया था मैं। और भी इसके बाद फिर मुझे अमेरिका बुलाया। अमेरिका में पूरे हर 3 साल में वो एक बड़ा फंक्शन करते हैं, तो पूरे अमेरिका और आसपास से लंदन है और भी छोटी कंट्री में जहाँ अपने महेश्वरी भाई रहते हैं आसपास से, सबको वो बुलाते थे। उस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर अमेरिका में मुझे बुलाया था और बहुत अच्छा, मैं अमेरिका 1 महीने रहा भी था और भी मेरे मिलने जुलने वालों के पास रहा। वहाँ 4 दिन का सम्मेलन था, पूरा मैंने अटेंड किया। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी भी थी, मेरे साथ में गजानन जी मालपानी और उनकी धर्मपत्नी भी थे। हम लोग 4 लोग यहाँ से गए थे। मुझे मुख्य अतिथि के तौर में ये 2015 के आसपास है, मुझे वहाँ पर उन्होंने बुलाया और बहुत सम्मान दिया और मुझे मेरी स्पीच लोगों को बहुत पसंद आई। कई लोगों ने स्पीच को टेप किया, कई लोगों ने वो आज भी स्पीच मेरे पास है, अगर आपकी कभी इच्छा होगी तो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सम्मान मिला मुझे। और आपने पढ़ाई की, उसके बाद ये स्पीच वाला काम कहाँ से सीखा है? अभी ये तो थोड़ा देखिए, स्पीच तो मैं बहुत बड़ा कोई वक्ता नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा बोलना, हाँ मन की भावना जो मेरे उद्गार निकलते हैं मेरे मन से वो ही रहता है। देखिए एक स्पीच देने की स्टाइल एक अलग होती है और एक मन की से जो बात लोगों को मन में कैसे उतर सकती है, वो बात जो प्रैक्टिकल जो मैं कर सकता था वो कराने का प्रयास करता था मैं। तो उस हिसाब से मैं कोई वक्ता नहीं, बोलते बोलते कभी कभी अटक भी जाता हूँ, कभी कभी शब्दों का हरक फरक भी हो जाता है, परंतु स्पीच मेरी सामान्य ढंग से है। जहाँ भी जिस मौके पे जिस सब्जेक्ट पे भी आप बुलवाना चाहेंगे, मैं थोड़ा बहुत मुझे जानकर, मेरे पढ़ने का भी शौक़ था, मैं पढ़ता भी था, कुछ लिखता भी था, तो मेरे पास बहुत सामाजिक व्यवस्था के सब अच्छे मोटिवेशन की जो भी बुक्स थी, मैं अपने पढ़ते रहने से तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ध्यान में आती थी, वो चीज़ अपने सामने रख देता था। इतनी बड़ी भागदौड़ के अंदर सामाजिक कार्य है, फिर आपके जो इंडस्ट्री या बिजनेस के कार्य है, फिर पारिवारिक फैमिली कार्य है, तो इन सबको कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि समय तो 24 घंटे का होता है हर व्यक्ति के पास, और ज़्यादातर लोगों को सुनने को ये मिलता है मेरे पास समय नहीं है। तो आप इतने कम समय में कैसे मैनेज करते थे? देखिए ये अकेला कोई नहीं कर सकता, इस चीज़ में मेरे पूरे परिवार का जितना बड़ा सहयोग रहा है मुझे सामाजिक मैं आगे लाने का, मैं अपने बड़े लोगों का ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया कि भाई तुम चलो, जब तक ये काम देखो। तो मेरे परिवार के सब सदस्य, मेरे यंगस्टर्स श्रीकांत, नवनीत, मोहन, श्री, दीपक, ये सब लोग मेरे भतीजे हैं, बेटे मेरे, दीपक मेरा बेटा है। ये सब धीरे धीरे जब लोग काम पे आए और इनको शुरू से हमने सब चीज़ सिखाई और बताई गए और उनको ऊपर सुपुर्द करते गए, उनको सुपुर्द किया, हम थोड़े बैक होते गए, हम बड़े लोग, और उनको सुपुर्द किया। थोड़ा बहुत नुकसान भी करेंगे, थोड़ा फ़ायदा भी करेंगे, नुकसान भी करेंगे, तो उसके ऊपर ज़्यादा उनको हम टीका टिप्पणी और उनको वो निरुत्साहित नहीं करते थे। मतलब भाई ठीक है, आज गलती हो गई, दूसरी बार ध्यान दो। इस प्रकार के सहयोग से, पूरा परिवार का सहयोग के बिना हम ये सब चीज़, अकेले मेरी कोई ताकत नहीं थी कि मैं ये सब काम कर सकूं। लेकिन अभी युवा दर्शक जो हमारे देख रहे हैं,
और काफ़ी आपके बारे में सुना जाता है कि आप जब भी कोई स्पीच देते हैं तो युवा काफ़ी आपकी स्पीच को सुनते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपके अंदर, उसको लिए हम भी एक चीज़ जानना चाहते हैं, हमारे युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि जब आज टेक्नोलॉजी भी है, आज एक हर चीज़ की समझ भी है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति आइडिया गूगल पे मिल जाता है। तो आप क्या हमारे युवाओं को मैसेज देंगे? भाई देखिए, सबको काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। युवा शक्ति पढ़ लिख कर आई हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम अपना खुद का स्वार्थ नहीं देखकर हमारे परिवार का, हमारे आसपास के हमारे शुभचिंतकों का, हमारे इष्ट मित्रों का, हमारे सब रिश्तेदारों का, हमारे बंधुओं का, उनको भी कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन जो जब ये भावना मन में रहेगी तो आपके मन में एक तो नेगेटिव नहीं रहेगा और एक आपके मन में एक ईमानदारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने, हमारे बड़ों ने सिखाई है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप अगर ईमानदारी से सब काम करेंगे, आप कोई काम में झूठ नहीं बोलेंगे, ईमानदारी रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपके प्रति लोगों का स्नेह प्यार बढ़ता भी रहेगा। और युवा शक्ति से मेरा बस यही निवेदन है कि वो अपनी जो सेल्फिश, जो आज थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ युवा शक्ति में थोड़ा सेल्फ से का हो गया है, वो अपना खुद के बारे में ना सोचकर ये सोचे कि भाई मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे छोटे हैं, मेरे बड़े हैं, उनको भी किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार उनको भी सहयोग दे सकते हैं। आपको जो चीज़ आती है या आपको चीज़ अच्छी बात कोई लगती है तो वो आपस में आपका एक परिवार में शेयर करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। तो जब चर्चा निकलेगी तो चर्चा निकलने के बाद कुछ काम गलती भी होंगे, कुछ काम सही भी होंगे। एक डाइनिंग टेबल बैठ के दिन भर में डिस्कस कर लेना चाहिए कि भाई हमसे ये गलती हुई, टीका टिप्पणी किसी के बारे में गलत सलत पीठ पीछे बोलना, उससे क्या मनमुटाव होता है, मनभेद हो जाता है। देखिए मतभेद तो कभी कभी किसी पारिवारिक में हो सकता है, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हमने पूरा ध्यान रखा है। और युवा शक्ति से बोलते कि कभी भी मनभेद मत रखना। पहचानों की भिन्नता हो सकती है पर उनको डिस्कस करके, और समस्या आती है सुलझने के लिए, समस्या से नहीं घबराना चाहिए। समस्या आएगी तो ही आप आगे बढ़ेंगे, गलती करेंगे, ठोकर लगी तो ही आप आगे बढ़ेंगे। और जब तक गलतियाँ नहीं होंगी और आपसे, आपके छोटों से, आपके बड़ों से कोई गलती हो गई हो तो आपस में डिस्कस करें, नहीं भाई तो इसमें देखो तुम्हारी यहाँ गलती थी, अपने को आगे से ध्यान देना। इसी प्रकार युवाओं की सोच होना चाहिए, सब मिलजुल कर। और एक मेरा दूसरा ये है कि आप जितना मिलकर काम करेंगे संगठन में, इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर से अगर कोई काम करेगा तो मैं नहीं समझता कि आज के समय में बहुत ज़्यादा सफल हो। और हम तो ये चाहते हैं कि हम जॉब क्यों करें, हम जॉब देना सीखें। ये प्रवृत्ति अगर युवा शक्ति में रहेगी, जॉब तो आजकल जो भी काम करता है, बड़े लोग बड़ा व्यापार तो फैला लेते हैं और उनके बच्चे जो आ रहे हैं वो सब जॉब में चले जाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं भाई हम किसके लिए करें। तो युवा शक्ति को ये सोचना चाहिए कि उनका जो भी पैतृक व्यवसाय है या अन्य जो जिस एजुकेशन से पढ़ लिख के आए, उसको अपना खुद के व्यापार में, इंडिविजुअल व्यापार में मिलकर, कॉमन रूप से कोऑपरेटिव बेसिस पे मिलकर उस व्यापार को खुद आगे बढ़ाएं और जॉब दें। लोगों को जॉब देंगे तो आपके मन में एक बड़ी वो कल्पना रहेगी ऊंची कि भाई हमें कैसे हमको आगे बढ़ाना और कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दे सकते हैं। बात आती है, लोग युवा के मन में भी ये रहता है भी रोज़गार कैसे मिलेगा, क्या पे कैसे कोशिश। तो आपकी इंडस्ट्री में है तो आपके यहाँ कितने लोग रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं अभी? देखिए रोज़गार कैसा, सबसे पहले हमने अपना पारिवारिक, जो हमारे कज़न परिवार हैं, जो हमारे रिलेशन में हैं, उनको सबसे पहले हमने, जिनके काम कमज़ोर थे, जिनका काम कम था, जो छोटे गांव में थे, जिनकी लिमिटेड एक आय थी, उनको बुलाया कि भाई आप आइए हमारे पास और यहाँ हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, आपको ये व्यवस्था देंगे। तो उनको जागृति करके उनको बढ़ाकर आगे और उनको हम सबको लेके आए। इसके बाद हमारी इंडस्ट्री, हमने सबसे पहले फिर समाज के लोगों को,
फिर वैश्य समाज के लोगों को, फिर अन्य समाज के लोग, चाहे वो वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, चारों को जो भी हो, जो काम अच्छा करेगा, हमने सबको उसमें कोई जाति पाति नहीं देखी, हमने सब लोगों को इसमें बुलाया। किसी के माध्यम से, आपके माध्यम से, चाहे वो कोई भी हो, जो काम करने का इच्छा रखता है, इच्छा शक्ति रखता है और जो काम ईमानदारी से करेगा, टिक के काम करेगा। नहीं तो कई लोग आते हैं 2-4-6 महीने ट्रेनिंग ली और भाग जाते थे, ऐसे भी कई हमारे साथ हुए। पर हमने उन लोगों को भी कोशिश की रोकने की। अगर उनकी कोई तरक्की होती है, कोई बढ़ोतरी होती है, तो हम कभी उनको उसका ये नहीं बोलते थे। और ऑफिस वर्क में करीब 1500 से 2000 लोग काम करते हैं, जिसमें कि 300-400 लोग सब अच्छे ऊपर ऑफिस वेयर में, ऑफिस में काम करते हैं, और बाकी लेबर है, सुपरवाइज़र हैं, इसमें काम करते हैं। और सबको इस प्रकार से रखते हैं कि जैसा हमारा सिस्टम। सबका विकास, इस मुहिम पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता के शिखर पर आगे बढ़ेंगे। यही हमारे रामगोपाल जी मुंद्रा का कहना है कि युवाओं को कभी आत्मसात नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। उनको अपने परिवार के साथ, परिवार को साथ लेकर और परिवार के साथ बैठकर बातचीत करके अपने नए आयाम स्थापित करने चाहिए। व्यापार के अंदर कुछ बात हो तो उसको आगे बैठकर डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। युवा सोच के अंदर वो प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता है, क्योंकि जो अनुभव हमें बड़े बुजुर्गों से, जो बड़े बड़े प्रैक्टिकल जो लोग हैं उनसे जो मिलता है, वो युवाओं के अंदर नहीं होता है। युवाओं के अंदर केवल वो पढ़ाई होती है, वो जागरूकता होती है, लेकिन जो अनुभव प्रैक्टिकल होता है वो हमारे बुजुर्गों के साथ होता है। और उसको बैठकर अगर हम डाइनिंग टेबल पर सॉल्यूशन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारे रामगोपाल जी मुंद्रा का कहना है कि हम सब साथ बैठकर अगर कोई भी समस्या का रास्ता होगा वो उसको हम साथ बैठ के निकाल सकते हैं। लेकिन अकेला इंडिविजुअल व्यक्ति कोई समस्या पे काम करेगा तो वो ज़्यादा परेशान होकर